हेलो एवरीवन, आरडीजीएस क्लासेस और आरएस यदुवंश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीधी बात जीएस के साथ का पार्ट 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और इसमें आज हम टॉपिक कवर करने जाएंगे वैदिक काल या फिर वैदिक पीरियड, जिसका समय माना जाता है 1500 से लेकर 800 बीसी तक का समय। तो याद रखिए, वैदिक काल का पीरियड का समय कौन सा है? ये है 1500 से लेकर 800 बीसी का समय। तो इसको आप याद रखिए। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आता है। पॉइंट नंबर 1, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। तो बताइए, आर्य शब्द से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश। आर्य वही माने जाते हैं जो पहले के ज़माने में ऋषि मुनि वगैरह थे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, क्लासिक संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? अब आपको बताना है क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का मतलब क्या हो गया। तो आर्य शब्द का क्लासिक संस्कृति में अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति या फिर ऊंचे दर्जे का व्यक्ति। अगला पॉइंट नंबर 3, सबसे पुराना वेद है। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में, और आपको बताना है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों बताइए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे पुराना वेद हो जाता है ऋग्वेद। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला है पॉइंट नंबर 4, त्रयी नाम है 3 वेदों का, और आपको ये यहाँ पे बताना है वह 3 वेद कौन से हैं जिनको तीनों को मिलाकर आपस में कहा जाता है त्रयी। तो आप बताइए उन तीनों वेदों का नाम क्या है? तो याद रखिए, त्रयी से बनते हैं 3 वेद, जिन तीनों वेदों के नाम हो जाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो आपको याद रखना है, इन तीनों वेदों को मिलाकर इसे हम त्रयी की संज्ञा देते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 5 पॉइंट है, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है। अब आपको ये बताना है वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें वर्ण या फिर जाति शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही जाति और धर्म आदि के बारे में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, ऋग्वेद में रचनाएं कितनी हैं? आपको बतानी है इसमें कितनी रचनाएं हैं। तो इसके अंदर 10,552 इतनी रचनाएं इसके अंदर हैं ऋग्वेद के अंदर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? आपको ये बताना है, और ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप याद रखिए ऋग्वेद में 10 मंडल पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। आप बताइए सोम का अर्थ क्या हो गया है यहाँ पर? तो दोस्तों, सोम अर्थात वनस्पति की देवता को समर्पित है, इसे सौर मंडल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सोम समर्पित है नवा मंडल से ऋग्वेद के। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। बताइए यज्ञ विधि विधान ये सब कहाँ से पता चलते हैं? तो यजुर्वेद से, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, यजुर्वेद यज्ञों की मंत्रों का उच्चारण है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वह वेद कौन सा है? अब आपको ये बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद वह वेद है जिसमें भगवान के प्रति संगीत और गीत आदि का वर्णन दिया हुआ है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों, उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ था। मोक्ष या फिर मुक्ति, ये शब्द सबसे पहले कहाँ पे लिखा या फिर पढ़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद में। इसको आप याद रखिए, श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले मोक्ष शब्द का वर्णन हुआ था। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 13, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। अब आपको ये बताना है सबसे पहली नदी वैदिक साहित्य में जिसका वर्णन है वह नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न में आप स्टार मार्क कर लीजिए और इसको अच्छे से याद रख लिए। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम हो जाता है सिंधु नदी। आप सबको पता है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मानसरोवर से निकलती है। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 14, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है। एक वैदिक नदी है जिसका नाम अस्किनी है, उसका पहचान आज की किस नदी से किया जाता है? आपको यहाँ पर ये बताना है। तो दोस्तों, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से।
तो आपको ये याद रखना है। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं चेनाब नदी का उद्गम या फिर ओरिजिन कहाँ से होता है? तो चलिए अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 15, ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो दोस्तों उन नदियों का नाम बताइए। तो उन नदियों का नाम हो जाता है दोस्तों कुभा और क्रमु। तो दोस्तों ये दो नदियाँ कुभा और क्रमु ये ऋग्वेद का अफगानिस्तान के आर्यों के साथ संबंध का सूचक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 16, और यहाँ पे हम देखेंगे वैदिक नदियाँ और उनके आधुनिक नाम। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे कि जो पहले की नदियाँ थी आज उनका नाम क्या है। तो सुभा नदी का नाम हो जाता है काबुल, परुशिनी नदी का नाम हो जाता है रवि, सदानीरक नदी का नाम हो जाता है गंडक, और सतुद्री नदी का नाम हो जाता है सतबरी या फिर सतलज के नाम से। तो आप इसको याद रखिए, सतलज का वैदिक नाम क्या है? सतुद्री। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 17, वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। किसको वैदिक देवताओं का पुरोहित या फिर गुरु माना जाता था? आपको यहाँ पे बताना है कि इनका गुरु कौन था वैदिक देवताओं का। तो दोस्तों याद रखिए, वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति भगवान को या फिर बृहस्पति को। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18, ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था या फिर निष्क कहाँ का आभूषण था? इसे शरीर में कहाँ धारण करते थे? तो इसे करते थे गले में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ध्यान से पढ़िए, जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है वह अभिलेख कौन सा है? आपको उसका नाम बताना है। तो दोस्तों इस अभिलेख का नाम आपको याद रखना है अच्छे से, और इस अभिलेख का नाम हो जाता है बोगाज कोई। आपको याद रखना है बोगाज कोई वह अभिलेख है जहाँ से ईरान में से आर्यों का भारत में आने की सूचना मिलती है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 20, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। आपको यहाँ पे बताना है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था? तो ये हुआ था ऋग्वेद में, जहाँ पे वर्ण शब्द का भी प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो दोस्तों अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21, गोत्र प्रथा की स्थापना किस काल में हुई थी? ये आपको बताना है गोत्र प्रथा की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिए, गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र कहाँ पे मिलता है? तो प्रसिद्ध मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। आप इसको याद रखिए। ये रहा आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 23, गायत्री मंत्र की रचना की थी। बताइए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की स्थापना की थी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 24, पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है और कितनी होती है पुराणों की संख्या? तो पुराणों की संख्या 18 होती है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो दोस्तों अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 25, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी। यह किस भाषा में लिखी गई थी मौलिक रूप से? तो दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। आप इसको याद रखिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 26, महाभारत मूलतः जानी जाती थी किस नाम से? भी ये जानी जाती थी, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। किस रूप में? जय संहिता के रूप में, या फिर जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 27, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से बताई गई थी। कहाँ पर ये बताई गई थी? तो ये बताई गई थी धर्मशास्त्र के समय में। ये आप याद रखिए। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 28, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है या फिर लिया गया है? ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आप ये याद रखिए, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मंडूक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है?
मंडूक उपनिषद से। इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 29, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, यह किस भाषा में लिखी गई थी शुरुआत में? तो दोस्तों आप याद रखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी हो जाती है, इसको आप याद रखिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 30, वैदिक काल में अघन्य माना गया है। वैदिक काल में अघन्य किसे माना गया है, या फिर वैदिक काल में अघन्या किसे माना गया है? अघन्य या फिर अघन्या दोनों ही नाम माने जा सकते हैं। तो वैदिक काल में अघन्या या फिर ऋग्वेदिक काल में अघन्या माना जाता था पवित्र गाय को। किसको माना जाता था? गाय को। तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 31, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? आपको यहाँ पे बताना है, ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे सबसे ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता था? इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी गाय को। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 32, संस्कारों की कितनी संख्या है? आपको बताना है वेदों में संस्कारों की कितनी संख्या है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, संस्कारों की 16 संख्या होती हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 33, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 होती है, इसको भी आप याद रखिए। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 34, ऋग्वेद में यव शब्द जिस कृषि उत्पादन हेतु किया गया है वह कौन सी उपज है या फिर वह क्या है? तो आपको बताना है यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयोग किया गया है। तो आपको याद होना चाहिए, पहले भी हमने इसको पढ़ा है, यह है जौ। सबसे पहले जौ की कृषि हुई थी, इसलिए जौ उस कृषि को माना जाता है। तो दोस्तों अब आता है हमारा आज का आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 35, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। बताइए वह कौन सा लोकप्रिय देवता था पूर्व वैदिक आर्यों का? तो बताइए लोकप्रिय देवता वह कौन था और उसका क्या नाम था, जो पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे ज़्यादा फेमस देवता था? तो उसका नाम था इंद्र। इंद्र देवता था सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टॉप 35 पॉइंट्स की वीडियो, जिसमें हमने आज कवर किया प्राचीन भारत के इतिहास का वैदिक पीरियड या फिर वैदिक काल। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग RDGS क्लासेस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।